हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 6th एंड 7th ऑफ अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बट फर्स्ट इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे लास्ट डे की करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। सो लास्ट हमने डिस्कस करा था ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सो इसे डेवलप करा है यूएस ने। द नेक्स्ट इज हु वाज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। इसे रिसेंटली दिया गया है यूनियन रोड मिनिस्टर को, दैट इज नितिन गडकरी। What is the name of the nationwide initiative under which the Telangana government rescued over 7,600 children recently, and that is Operation Muskaan 11। एक मिसाइल को हमने डिस्कस करा था, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट करा एक कंट्री ने। मिसाइल का नाम ओरिशनिक है, कंट्री का नाम रशिया है। Which ministry has launched the अपना घर initiative to support truck drivers during long journey, and that is Ministry of Petroleum and Natural Gas का ये है initiative है। The next is which Indian state is the host of Asia Rugby Under-20 Championship, and that Indian state is option number A, बिहार ने इसे होस्ट किया था। Who has been appointed as the new Chief Secretary of Uttar Pradesh, and that personality is option number D, Shashi Prakash Goyal। And the next one, what is the IUCN status of red panda that was recently seen in news? So red panda का IUCN status क्या है? And that is option number A, endangered category में है। Recently इन्हें इंडिया में reintroduce किया गया 7 ईयर के गैप के बाद, and that's why यह न्यूज़ में रहा था। Where was the 3rd edition of Meghalaya Pineapple Festival 2025 organized, and that is option number B, न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था। बैक टू द सेशन। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को हम डिस्कस करेंगे 2027 8th एडिशन। एक मेजर ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे जिसे असम राइफल ने कंडक्ट कराया, असम राइफल को हम जानेंगे। CISF को हम डिस्कस करेंगे। एक सरफेस टू एयर मिसाइल को हम डिस्कस करेंगे जिसके डुप्लीकेट मॉडल को एक कंट्री ने अपने एक एयर शो में शो किया, दैट इज HQ-16, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बीमस्टिक जो मेंबर्स हैं उनके बिटवीन एक म्यूजिक फेस्टिवल को होस्ट किया गया, किसने करा उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया की रैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे। फिश प्रोडक्शन में एक जॉइंट सी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे जो बायलेटरल है, चाइना रशिया ने इसे कंडक्ट कराई। अगेन एक वोल्केनो को हम न्यूज़ में देखेंगे जो 8.8 मैग्नीट्यूड के कारण इरप्ट हुआ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अर्थक्वेक जो रशिया में आया था उसी से ये जो वोल्केनो ये फट गया। एंड चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप को हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट यूरोपियन कंट्री को हम डिस्कस करेंगे जिसने अपने सारे वेपन ट्रेड को इजराइल के साथ बैन कर दिया है, अ बिग इनिशिएटिव बाय अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, सो मे बी आपको ये सारे क्वेश्चन टिपिकल लग रहे होंगे, बट प्लीज़ बिलीव मी लास्ट तक काफ़ी इजी हो जाएंगे, बट उसके लिए लास्ट तक इस सेशन को आपको देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट वन, what is the name of the joint humanitarian relief operation recently carried out by the Assam Rifles and the Indian Air Force in Manipur? So recently Assam Rifle ने Indian Air Force के साथ मिलकर मणिपुर, that is India's नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हैवी रेनफॉल के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी आई हुई है, और एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन चलाया असम राइफल एंड इंडियन एयर फोर्स ने। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सहयोग को अभी चलाया गया। किसने चलाया? असम राइफल एंड इंडियन एयर फोर्स ने। एग्जैक्टली मणिपुर के चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टारगेट किया गया था। बेसिकली यहाँ पर हैवी रेनफॉल के कारण जो और लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिली, जिसके कारण जो नेशनल हाईवे 2 है वो एकदम ब्लॉक हो चुका है लैंडस्लाइड के कारण, और सम विलेजेस लगभग 10 to 15 विलेजेस से यहाँ पर जो एकदम कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुके हैं अपनी नीड से। ना राशन है उनके पास, ना क्लीन वाटर है, एंड दी अदर प्रॉब्लम्स। एंड रिसेंटली यहाँ पर असम राइफल ने 6 टन ऑफ राशन प्रोवाइड कराया है सम 1500 विलेजर्स को, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। जितना भी अन्न का डिस्ट्रीब्यूशन था, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन था, और जितने भी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के जितने भी एफर्ट्स थे वो असम राइफल ने यहाँ पर मैनेज करे इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, राइट। सो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन सहयोग किसने चलाया? इंडियन एयरफोर्स ने एंड असम राइफल ने। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज़ ऑन असम राइफल को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कुछ पॉइंट असम राइफल से रिलेटेड जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर 1835, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स आपसे पूछा जाए देन आपको आंसर करना है दैट इज असम राइफल।
बेसिकली यहाँ पर असम राइफल को एट प्रेजेंट कौन लीड कर रहा है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। इनका नाम भी ध्यान रख लेना, असम राइफल को ये रिसेंटली लीड कर रहे हैं। एंड असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय में ये है लोकेटेड। ठीक है, सो प्लीज नोट यहाँ पर असम राइफल के मेजर 2 रोल हैं। द फर्स्ट रोल, बेसिकली असम राइफल जो पहला काम करता है बॉर्डर सिक्योरिटी यह प्रोवाइड करता है। नाउ द क्वेश्चन, किस कंट्री के अलॉन्ग साइड ये हमें बॉर्डर सिक्योरिटी देता है? एंड सेकेंड इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी एड है, काउंटर इंसर्जेंसी है, उससे रिलेटेड कौन आएगा अपना प्राइमरी रोल निभाने, एंड दैट इज असम राइफल। एंड द लास्ट थिंग, किस मिनिस्ट्री के तहत यह फंक्शन करती है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, सो मेजर पॉइंट आपको असम राइफल के यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आई होप दैट नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जो कि असम राइफल से रिलेटेड है, एंड आपको बताना है कि इन क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। पहला, इट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डनिंग इंडियाज लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। Second, it is India's oldest paramilitary force. The third statement, the administrative control of the force is with the Ministry of Home Affairs, but its operational control is with the Indian Army under the Ministry of Defense. ये third statement है. The last statement, it was involved in the Sino-Indian War of 1962. ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपको गिवन थे, चारों को एक साथ ले आते हैं। दे आर, सो पहला स्टेटमेंट, क्या यह पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ हमें बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है? एकदम गलत स्टेटमेंट है। यह हमें एक्चुअली म्यांमार के अलॉन्ग साइड जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वह प्रोवाइड कराता है, एंड दैट इज असम राइफल। फिर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के अलॉन्ग साइड कौन प्रोवाइड कराता है, एंड दैट इज BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। इट इज़ द इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। थर्ड को डिस्कस करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द फोर्स इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। येस, MHA के तहत ये आता है, लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है, और इंडियन आर्मी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ फंक्शन करती है। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी एकदम करेक्ट है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, इट वॉज इन्वॉल्व इन दी सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, एकदम करेक्ट है। इवन 2 वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए इंडिया की तरफ से असम राइफल गई थी। सो असम राइफल का मेन रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत है, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी देखती है, और इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यहाँ पर आती है। ठीक है, होप सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है आपको, असम राइफल, ऑपरेशन सहयोग एंड दी अदर डिटेल। मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ अदर करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है असम राइफल से। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें शो हो रहा है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम फॉर रिटायरिंग पर्सनल ऑफ CAPFs एंड असम राइफल। सो CAPFs एंड असम राइफल के जितना भी स्टाफ रिटायर होगा, सो उनके लिए एक रैंक प्रमोशन स्कीम आई है, ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम। यहाँ पर उनकी सैलरी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, बट उनकी जो डेजिग्नेशन है उसमें 1 रैंक का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, इसे ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे HQ-16 मिसाइल। सो रिसेंटली एक कंट्री ने इसका डुप्लीकेट मॉडल बनाया और अपने एक एयर शो में उसे दिखाया गया। एंड द क्वेश्चन, HQ-16 इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर A, चाइना ने इसे डेवलप करा है। प्लीज नोट, रिसेंटली हुआ क्या, जो US मिलिट्री है उन्होंने अपने एयर वेंचर शो जो कि कुछ ओशकॉश विस्कॉन्सिन इस जगह पे हुआ था, यहाँ पर चाइना की HQ-16 मिसाइल का जो डुप्लीकेट मॉडल है यानी मॉकअप, उसे शो किया गया जस्ट बिकॉज जानकारी लेने के लिए, डिफेंस पर्पस से, एंड अपनी जितना भी सिस्टम है उसे डेवलप करने के लिए हाई लेवल पर। सो यहाँ पर HQ-16 को हम डिस्कस कर रहे, चाइना का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और नाटो के द्वारा इसे CHSA-16 के नाम से जाना जाता है। एंड बेसिकली इसका जो मॉडल है वो रशिया के बक मिसाइल पर बेस्ड है। ठीक है,
ओवरऑल एयरक्राफ्ट को ये टारगेट कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को, यूएवीज को, ड्रोन्स को यह टारगेट कर सकता है। 360 डिग्री का यह कवरेज देता है एंड दैट इज HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, पहली बार चाइना ने इसे इंट्रोड्यूस करा था 2011 में, इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना। एंड रिसेंटली एक एयर शो में इसे दिखाया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल करंट अफेयर्स में काफ़ी मिसाइल्स को हम देख रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे नाउ एंड दे आर So whereas DRDO successfully test fired the UAV launched precision guided missile ULP GMV-3 and recently test fire कहाँ पे किया गया? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुली। टाइफून ब्लॉक 4 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप करा? टर्की ने। आकाश प्राइम किस टाइप के मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि एंड पृथ्वी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जो टेस्ट फायर था वो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। द नेक्स्ट इज जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे डेवलप करा है यूएस ने। पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसे डेवलप करा है यूएस ने। एंड आकाश रिसेंटली न्यूज में था, किस टाइप की मिसाइल है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल है यह। Moving on, the next one. Savalkot Hydroelectric Power Project is located in which state or UT? So recently एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा एंड रिसेंटली उसे रीन्यू किया गया, उसे स्टार्ट कर दिया गया है। किस स्टेट और यूटी में यह लोकेटेड है? एंड दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में यह लोकेटेड है। इसे रीस्टार्ट किया गया है बेसिकली। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 1856 मेगावाट है। यह जो प्रोजेक्ट है ये चिनाब रिवर पर बना हुआ है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के बाद इसे पॉज कर दिया था। बट नाउ इंडस वाटर ट्रीटी तो सस्पेंडेड है और इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर दिया गया है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओरिजिनली इसका जो एग्जीक्यूशन था वो 1960 का प्लान था, लेकिन प्रोजेक्ट काफ़ी डिले इसने फेस करा बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन आ रहे थे, रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे, जो हमारा मीडिएटर कोर्ट है वो इन्वॉल्व कर रहा था एंड दैट्स वाई इंडिया इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाया था। बट रिसेंटली IWT सस्पेंडेड के कारण इसे स्टार्ट कर दिया गया है। किसने इसे डेवलप करा है? सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्लीज़ नोट दो मेजर बॉडीज़ हैं, जम्मू कश्मीर की तो आएगी और नेशनल लेवल पर नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने मिलकर इसे डेवलप करा है एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करा था, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1856 मेगावाट। और किस रिवर पर यह लोकेटेड है? चिनाब रिवर पर यह लोकेटेड है और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इसे स्टार्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को ही हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस करे थे एंड दे आर रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सो चिनाब रिवर पर यह बना हुआ है। शोंगटोंग करचम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। सिरकरी भ्योल रूपसिया बागड़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड में। किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यह जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार ये जो डैम है यह चिनाब पर है, पावर प्रोजेक्ट फॉर्म में है। अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह पार्ट है नेपाल का एंड लोअर सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस दो स्टेट के बॉर्डर पर यह लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश एंड असम के बॉर्डर के लॉन्ग साइड यह लोकेटेड है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, CISF को हम डिस्कस करें। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और किस मिनिस्ट्री के तहत यह फंक्शन करती है? प्लीज़ नोट यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत फंक्शन करती है। इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, लेकिन जो हमारी CAPF है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आती है। जस्ट लाइक CISF हो गया, BSF हो गया, असम राइफल्स हो गए एंड दी अदर वन। सो रिसेंटली हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने सम 58,000 मोर पर्सनल जो स्टाफ है CISF में रिक्रूटमेंट के लिए अप्रूवल दिया है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल CISF एक CAPF है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आती है, न्यू दिल्ली में है एंड 1969 में इसे स्टार्ट किया गया था केवल 3 बटालियन के साथ। नाउ यहाँ पर 58 मोर जो 1000 स्टाफ मेंबर है उन्हें MHA में के द्वारा CISF में भर्ती करवाया जाएगा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा।
सो 1983 में CISF को एक आर्म फोर्स डिक्लेयर किया गया था यूनियन का, एंड इसके लिए CISF एक्ट 1968 को अमेंड किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना। सो कौन सा एक्ट है जो ऑफिशियली CISF के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज CISF एक्ट 1968। और CISF का मेन फंक्शन क्या है? सो बेसिकली यह हमारी जो एयरपोर्ट है एंड जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। इनके जितनी भी अपडेट्स है हाल ही फिलहाल में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। विद सीनियर जर्नलिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड रिसेंटली राम बहादुर राय को यह दिया गया था। What is the name of the initiative launched by the Ministry of Home Affairs to eradicate Naxalism and Maoist ideology? And that is Operation Kagar. Even यहाँ पर Operation Black Forest चला था, Operation संकल्प चला था, जो नक्सलिज्म है, माओइस्ट है, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर के अलॉन्ग साइड एक्टिव है, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। Recently, the Union Ministry of Home Affairs inaugurated a new passenger terminal building एंड मैत्री द्वार इन विच स्टेट, और इसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इनिशिएट किया गया था। होप ऑल क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं बीमस्टेक म्यूजिक फेस्टिवल, ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे इसे होस्ट किया गया? न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया। फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल इट इज, यह इसका पूरा नाम है जो मैंने ये आपको बताया। ओवरऑल भरत मंडपम में इसे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने इनोग्रेट करा। थीम क्या रही थी? सप्तसुर, सेवन नेशन, वन मेलोडी, यह इसकी थीम रही थी। ओवरऑल बीमस्टेक की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनके बिटवीन म्यूजिक कोऑपरेशन, अदर कोऑपरेशन के लिए इस टाइप के इवेंट्स को होस्ट किया जा रहा है। एट प्रेजेंट बीमस्टेक के मेंबर कितने हैं? 7 है। वी ऑल नो कब बनाया गया था बीमस्टेक को? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ढाका में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? अभी रिसेंटली थाईलैंड ने 2 साल के लिए बांग्लादेश को हैंड ओवर की है। राइट, होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करें इंडिया की रैंक, और वो भी ग्लोबल फिश प्रोडक्शन कैटेगरी में। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? एंड दैट इज सेकंड रैंक पर हम है आफ्टर चाइना। सो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हैं हम ग्लोबली चाइना के बाद, और इनलैंड फिशरीज में जो हमारा बलिदान है, कंट्रीब्यूशन है 75% का है टोटल प्रोडक्शन का। ठीक है, और इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है वो 2013-14 जो ईयर है तब से लेकर अब तक 103% से इंक्रीज हुआ है। सम 30 मिलियन पीपल को यह सपोर्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, नदर के लिए। एंड हमारी जो नेशनल जीवी है उसका 1.12% यह बना रहा है। GVA इट इज़ नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर को अगर हम डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर GVA में 7.26% के साथ। ओवरऑल यूनियन बजट 25-26 में काफ़ी सारे इनिशिएटिव आए थे फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फिशरीज सेक्टर, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया था। सो दैट्स वाई अभी न्यूज़ में रहा, बिकॉज इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या रही? सेकंड रही। आगे बढ़ते रैंक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नमो सेफ्टी इंडेक्स, और यहाँ पे हमें 67 रैंक दिया गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 77 थी, एंड 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड उसमें इंडिया की रैंक 7th थी। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। एंड व्हाट इज़ द रैंक इन ग्लोबल बायोफ्यूल कंजप्शन एज ऑफ 2024, और यहाँ पर 4th रैंक थी। ये जो रिपोर्ट थी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, according to World Bank report, what is the rank of India in global income equality, and that is 4th रैंक पर है हम। रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, और यहाँ पे हम 7th रैंक पर है। होप ऑल क्वेश्चंस क्लियर। आगे बढ़ते। वेयर वॉज चाइना रशिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जॉइंट सी 2025 कंडक्टेड? सो बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड चाइना, एंड दैट इज जॉइंट सी। कहाँ पे रिसेंटली इसे कंडक्ट कराया गया था? एंड दैट इज सी ऑफ जापान में इसे कंडक्ट कराया गया था। 3 अगस्त को यह हुआ था। सी ऑफ जापान नियर व्लादिवोस्तोक, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया।
एग्जैक्टली सी ऑफ जापान को मैप के थ्रू अगर आपको देखना है कुछ इस प्रकार से ये है दिखेगा मैप में। सो रशिया से सराउंडेड है, चाइना से सराउंडेड है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के जितनी भी आइलैंड कंट्रीज प्रीफ्रेक्चर्स है उससे सराउंडेड है सी ऑफ जापान। ठीक है, सो यहाँ पर ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दोनों कंट्रीज में कोऑपरेशन को बूस्ट करना, मैरीटाइम कॉम्बैट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मिसाइल डेवलपमेंट एंड दी अदर थिंग। ठीक है, ओवरऑल सी ऑफ जापान को ध्यान रख लेना। कौन से ओशन का यह पार्ट है, पैसिफिक ओशन का यह पार्ट है। आगे बढ़ते, यहाँ पे कुछ मेजर एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे जो हाल ही फिलहाल में हुई है। एंड दे आर विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स मेजर नेवल एक्सरसाइज जुलाई स्टॉर्म, और इसे रिसेंटली रशिया ने कंडक्ट कराया था। वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कंडक्टेड, अरुणाचल प्रदेश में यह हुई। एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन यह हुई थी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज भारत NCX, और थीम क्या थी, एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। एंड सिम्बैक्स एक एनुअल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज थी सिंगापुर एंड इंडिया के बिटवीन। फोर्थ बीमस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज वर्चुअली से होस्ट करा इंडिया ने। एंड द लास्ट वन प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पर, मेरठ में। राइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो सेकेंड वोल्केनो को हम डिस्कस कर रहे जो रशिया के 8.8 मैग्नीट्यूड के कारण इरप्ट हो गया था, एंड दैट वोल्केनो इज क्रेशिनिनिकोव वोल्केनो। सो क्रेशिनिनिकोव वोल्केनो यह कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री का यह पार्ट है, अभी न्यूज़ में क्यों रहा, प्लीज़ नोट इट इज़ द पार्ट ऑफ रशिया। रशिया का जो पेनिनसुला है, जो जिसका नाम क्या था, कमचटका पेनिनसुला, रशिया, और यहाँ पर यह है लोकेटेड है। बेसिकली जो यूनेस्को है कमचटका पेनिनसुला में सम ग्रुप ऑफ वोल्केनोस को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकग्नाइज की हुई है, और उसी में से है द क्रेशिनिनिकोव वोल्केनो। ओवरऑल रिसेंटली रशिया में जो 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था उसके कारण इसमें eruption हुआ, जस्ट इस अर्थक्वेक के आने के बाद 3 डेज के बाद, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का यह पार्ट है, एंड कमचटका पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कमचटका पेनिनसुला। बता सकते हैं किन 2 मेजर सी बॉडी से कमचटका पेनिनसुला सराउंडेड है। सो नीचे तो है सी ऑफ ओखोत्स्क और ऊपर है बेरिंग सी। पता है बेरिंग सी की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेरिंग सी रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिटवीन एक बॉर्डर का काम करता है। यूएसए का जो लास्ट स्टेट है यहाँ पर कौन सा है, अलास्का। सो अलास्का एंड रशिया के कमचटका पेनिनसुला के बिटवीन जो ऑफिशियल सी बॉर्डर लाइन है रशिया एंड यूएस के बिटवीन, वो फॉर्म होती है बेरिंग सी से। और बेरिंग सी अभी न्यूज़ में क्यों रहा, बिकॉज कमचटका पेनिनसुला उससे सराउंडेड है। ओवरऑल पैसिफिक ओशन का पार्ट है बेरिंग सी, ईस्टर्न रशिया में लोकेटेड है। होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, हु वॉन द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। सो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को रिसेंटली किसने जीता है, नॉर्वे के प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 ग्रैंड मास्टर है ये है, एंड दैट इज द मैग्नस कार्लसन ने इस चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप को रिसेंटली जीता। कहाँ पर, रियाद, सऊदी अरेबिया में। इन्हें सम $250,000 का जो कैश प्राइज था वो दिया गया था, एंड इन्होंने डिफीट करा अलीरेजा फिरोजिया को जो कि टीम फॉल्कन से थे। एंड ओवरऑल आपको ध्यान रखना है इवेंट कौन सा है, चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप जीता किसने, मैग्नस कार्लसन। किस कंट्री से ये एसोसिएटेड है, नॉर्वे से। एंड इंडिया की तरफ से क्या यहाँ पे जो परफॉर्मेंस था, सो यहाँ पर टीम फॉल्कन इन्होंने 3rd प्लेस सिक्योर करा था इंडिया के अर्जुन एरिगेसी को डिफीट करके, जो जानजी स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। ओवरऑल ये जो चैंपियनशिप है ये सऊदी अरेबिया रियाद में हुई रिसेंटली। ठीक है, एंड बता सकते हैं मैग्नस कार्लसन यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कब बने थे, 2004 में यह बने थे। 2004 में इन्हें ये टाइटल दिया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। सो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को कौन सी कंट्री होस्ट करती नजर आएगी, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। सो एक न्यू कंट्री को हम डिस्कस कर रहे, माल्टा अभी न्यूज़ में रहा बिकॉज 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को होस्टिंग के राइट इन्हें दिए गए।
सो सम 1150 एथलीट इस गेम में पार्टिसिपेट करते नज़र आएंगे। 2027 का है ये है। एंड बेसिकली ऐसे एथलीट जो 14 से लेकर 18 एज गैप के बिटवीन है। सम 74 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 स्पोर्ट्स को यहाँ पे फीचर किया जाएगा। कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स, पैराथलेटिक्स, नेटबॉल, स्क्वॉश, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, ट्राइथलॉन, वेट लिफ्टिंग, इन सबको यहाँ पर शो किया जाएगा एज अ स्पोर्ट। ओवरऑल कॉमनवेल्थ यूथ गेम को हम डिस्कस कर रहे, सबसे पहली बार इन्हें 2000 में स्टार्ट किया गया था। एंड द सेकेंड थिंग हम जो डिस्कस कर रहे दैट कंट्री माल्टा, एक न्यू कंट्री करंट अफेयर में हम देख रहे हैं। माल्टा कहाँ पर यह लोकेटेड है? प्लीज़ नोट, एक आइलैंड कंट्री है यह, यूरोपियन यूनियन का यह पार्ट है। और जो हमारा इटली है, हमारा तो नहीं है, उसके साउथ में यह लोकेटेड है। और एग्जैक्टली जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें एक आइलैंड नेशन है, सदर्न यूरोपियन आइलैंड नेशन आप इसे बोल सकते हो। प्लीज़ नोट, जो आइलैंड है, 3 मेन आइलैंड का एक ग्रुप है। कौन कौन से वो 3 मेन आइलैंड? माल्टा है, खुद है, गोजो है एंड कोमिनो, कुछ इस प्रकार से नाम है, कोमिनो, गोजो एंड माल्टा। सो ये 3 आइलैंड नेशन का ग्रुप है एंड कलेक्टिवली माल्टा आइलैंड नेशन यूरोप का यह पार्ट है। ओवरऑल इसकी कैपिटल ध्यान रख लेना, एंड दैट इज वलेटा। सो यह है इसकी कैपिटल। रिसेंटली यूथ गेम 2027 के होस्टिंग राइट मिले एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।